हेलो, नमस्कार सभी को। मैं रोहित गुप्ता ग्लोबल गुप्ता चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। एक्सपेंडिचर की इस सीरीज में मैंने अभी तक आपको बजट क्या होता है वो बताया, कैसे आप एक्सपेंस को प्लान कर सकते हैं वो बताया, कैसे अपने मनी को सेव कर सकते हैं वो बताया। आज इसी बजट की सीरीज में और एक्सपेंडिचर की सीरीज में चौथी पीपीटी लेके आया हूँ कि हाउ टू योर मैनेज योर बिग एक्सपेंसेस। जो बड़े खर्चे आपके आते हैं, जो आपको पता नहीं होती है, आते हैं टाइम पे, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उस पर मैं एक वीडियो पीपीटी लेके आया हूँ। तो चलिए पीपीटी के थ्रू स्टार्ट करते हैं आज का नॉलेज। बजटिंग फॉर लार्ज एक्सपेंसेस। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि अगर आपको पहले वो देखना है कि बजट कैसे बनाते हैं, मेरी वीडियो देखिए पहले। दूसरा, एक्सपेंडिचर क्या होता है, छोटे एक्सपेंडिचर क्या होते हैं वो आप देखिए, बड़े भी उन्होंने बता रखे हैं। तीसरा देखिए कैसे आप मनी को सेव कर सकते हैं, वो जरूर तीनों देखिए। मैंने इसमें इस चीजों को कवर नहीं किया है। मेरा जो इस फोकस है सिर्फ कि आप बड़े खर्च जो है वो कैसे आप कम कर सकते हैं, उस पे है, या क्या करना चाहिए बड़े बड़े खर्चों के लिए। तो आप प्लीज उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको भी अच्छा लगेगा और आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए, बजट फॉर लार्ज एक्सपेंस। अगर आपका बजट पहले से ही टाइट है तो जो ये खर्च बड़े आने वाले हैं वो आपको लगेगा इम्पॉसिबल कि कैसे हम इसको मैनेज करें। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, आपका जो अर्निंग है उसके हिसाब से ही आपके एक्सपेंसेस पहले से ही होते हैं। वो प्री डिसाइडेड होते हैं पहले से कि मुझे कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, कितना आपको डेली रूटीन के लिए चाहिए, कितना फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, रेंट है, और कौन सी नीड्स वाले हैं, कौन सी वांट वाले हैं, वो सारे खर्चे आपको पहले से ही मालूम है। तो अगर आपको एक बड़ा खर्च अचानक आ जाए या इमरजेंसी वाला आ जाए, इमरजेंसी फंड वाला आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे उस टाइम पे। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर आपका सही में ऑलरेडी टाइट है तो अगर कोई बड़ा खर्च आ गया तो आपको लगेगा इन सर इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, या बोले तो इम्पॉसिबल टू सॉल्व। इसे सॉल्यूशन करना बहुत दिक्कत है, इम्पॉसिबल टाइप का लगेगा, लेकिन इम्पॉसिबल में ही आई एम पॉसिबल छुपा हुआ है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कैसे हम उसको आई एम पॉसिबल कर सकते हैं और कैसे हम अपने बजट में ही उसको इंक्लूड करके चीजों को कर सकते हैं। पहला स्टेप है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड योर टाइमलाइन। आपका जो बड़ा खर्च आने वाला है उसकी सबसे पहले आपको अमाउंट चेक करनी पड़ेगी, कितनी आ रही है। इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो बड़े खर्च जो नॉमिनल आते हैं, या तो वो मेडिकल के एक्सपेंस होगा कोई बड़ा वाला, या फिर चाइल्ड की मैरिज का होगा, एजुकेशन का होगा। मैरिज और एजुकेशन को मैं एक साथ कंबाइन कर रहा हूँ। और नहीं तो बड़ा सा कोई घर बनाना होगा, जो नॉर्मली बड़े खर्च आते हैं। और भी आते हैं, लीगल मैटर्स हैं और भी मैटर्स हैं। तो मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ कि वो जो खर्च आने वाला है आपके पास, उसकी अमाउंट क्या होगी और कब आएगा, क्या टाइमलाइन होगी उसकी। तो उस चीज को आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि हाउ मच मनी आने वाली है, मतलब आपको जरूरत पड़ेगी और कब पड़ेगी। जैसे लार्ज एक्सपेंस है बाइंग ऑफ होम, तो आपको टाइमलाइन पता करना पड़ेगा कि वो कब होगा, उसका एक्सपेंडिचर, उसका फाइनल पेमेंट कब होगा। तभी तो एक बार आपको जब पता चलेगा तभी तो। दूसरा एक्सपेंस मैं बोलूंगा बिग एक्सपेंस, मैरिज। अभी मैरिज करने में या चिल्ड्रन एजुकेशन में क्या खर्च आने वाला है उसको भी आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, और उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट कब होगी वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो जब आपको पता चल जाएगा कि वो मनी है, आपकी जरूरत है, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि अब आगे क्या करना है। तो क्या करना है आगे, जब एक बार आपने फिगर आउट कर लिया कि हाँ मेरा इतना बड़ा एक्सपेंस है, तो आपको सेविंग प्लान्स पे जाने पड़ेंगे उस मीट करने के लिए, गोल्स के लिए। तो अब आप बोलेंगे कि यार पैसे तो है नहीं, सेविंग प्लान कैसे करेंगे,
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको खर्च पता है, टाइमलाइन पता है, तो सबसे पहला तो आप सेविंग कैसे कर सकते हैं। जो आपका मंथली बजट है उसके अंदर आप चेक कर लीजिए कि कहाँ पे अमाउंट बचता है, यहाँ कहाँ पे हम आप कर सकते हैं। उसको क्या करिए, आप डिवाइड कर दीजिए अपने उस खर्चे को, नंबर ऑफ टाइम जो भी है उससे आप डिवाइड करके एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिल जाएगी। तब आपको पता चला है कि मुझे मंथली अगर मैंने इतना सेव कर लिया, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लीजिए, नॉर्मल जो बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% 6% नॉर्मल एफडी वाले, वो भी आप कंसीडर कर लीजिए कि मैं भाई फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 साल बाद 20 लाख की जरूरत है, तो आप डिवाइडेड बाई 5 करके बजट के कैलकुलेटर लगा के आप चेक कर लीजिए कितना अमाउंट मुझे सेव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि वो जो आपका रेगुलर मंथली बजट है क्या उसमें से उतना पैसा बच रहा है। अगर वो बच रहा है तो उसको सेव करना चालू कर दीजिए। एक बार आपको रिविजिट करना पड़ेगा अपने बजट को, और अगर उसमें कहीं अमाउंट बचती है तो आप उस अमाउंट को यूटिलाइज कीजिए और उस अमाउंट को सेव कीजिए। सेव कैसे कर सकते हैं, या तो आप इसके लिए सेपरेट बैंक अकाउंट खोल लीजिए, उसमें मत रखिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी, कोई ना कोई बड़ा दूसरा खर्चा आएगा, आपको गया इसको करते हैं बाद में रखते हैं। तो इससे अच्छा आप एक सेपरेट अकाउंट खोल लो, या तो उस सेविंग को इस तरह फिक्स कर दो कि आप उसके बाद ब्रेक तभी कर पाओगे जब 5 साल या 6 साल जो भी आपका टाइम लाइन है उसके बाद ही वो पैसा निकलेगा। तो जब एक बार आपने उस लार्ज एक्सपेंस को प्लानिंग कर ली, और मान लीजिए कि आपने सोचा कि यार ये तो फिर ये एक्सपेंस तो आपने रिविजिट किया, उसके बाद उसे मान लीजिए जैसे फिक्स्ड एक्सपेंस है, जैसे आपका रेंट हो गया, कोई और लोन की पेमेंट हो गई, उस तरह आप उसको फिक्स्ड एक्सपेंस मान लीजिए। और जो आपका ये रेस्टोरेंट का खर्चा है, एंटरटेनमेंट खर्चा है, वोकेशन का खर्चा है, उससे कट आउट कीजिए। नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस है उसको कट आउट भी करना चालू कीजिए अपने इस बड़े खर्चे को मीट आउट करने के लिए। और फ्लेक्सिबल आप इसको मीट आउट करने के लिए अपने उस खर्चों को आप कट आउट कीजिए ताकि आपके पास वो सेविंग आ सके। और उसके बाद जब ये मैक्सिमम हो जाए तो सेविंग प्लान के थ्रू, सेविंग्स प्लान का मतलब यहाँ पे इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अच्छी बात है अगर आपने पहले से ले रखा है। तो सेविंग प्लान का मतलब यहाँ पे फिक्स्ड, या तो फिक्स्ड डिपॉजिट में रख लीजिए, या तो उस नेचर का रखिए जहां पे आपको पैसे मिल सके, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है 5-6 साल की, वो इंश्योरेंस में लगाने पे तो आएगी नहीं। इंश्योरेंस तो आप जानते ही हैं वो तो आपकी सिक्योरिटी का है, लेकिन अगर आप नहीं रहे तो ठीक है, उसके लिए आप टर्म प्लान ले लीजिए। वो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं, आप एफडी में उतना पैसा रखना चालू कर दीजिए। अगर आपके पास 15 साल 10 साल का मौका है तो पीपीएफ में रख सकते हैं, या गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स है वहां रख सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन जो सेफेस्ट है, इंटरेस्ट कम मिलेगा आपको, लेकिन जो सेफेस्ट है और जो कहीं भी कुछ नहीं हो रहा और आपका इन्फ्लेशन मीट कर देगा, वो होता है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। आपको लग रहा होगा कि इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन ऐसे लालच में मत फंसिए। 5 साल 6 साल में आपकी रिक्वायरमेंट आने वाली है तो उतना आप एफडी करके रखिए, जो इन्फ्लेशन में अमाउंट बढ़ेगी वो एफडी के इंटरेस्ट आपको कवर कर देगा। तो आप उस पर फोकस कीजिए। ये मैंने आपको बता दिया। आजकल ऑनलाइन आप देखेंगे तो बहुत से बजट कैलकुलेटर आ गए हैं, तो वहां से भी आप फिगर्स को निकाल सकते हैं। एक बार आप बजट फीड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका रेगुलर नेचर का खर्च नहीं है, तो उसको भी बीट आउट कर सकते हैं। और इस खर्च को आप एज एन फिक्स एक्सपेंस मान के एक अपना अच्छा बजट बना सकते हैं, बैलेंस बिजनेस बोल सकते हैं, कि हर चीज अफोर्ड भी हो जाएगी आपकी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये चीज कैलकुलेट हो जाएगी, एकुमुलेट हो जाएगी। अब एक बार आपको पता चल गया कि मुझे इतना अमाउंट लगेगा, मैंने पहले ही बताया कि बजट आपने पहले ही बना रखा होगा अपने इनकम के हिसाब से, तो वहां पे तो सिर्फ एडजस्टमेंट हो सकती है कि ये खर्च कम कर लो या इस खर्च में कट आउट कर लो, तो ये एक्सपेंस बच जाएगा और जिसको आप एफडी कर देंगे। लेकिन क्या वो उससे मीट आउट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर हो गया तो वेल एंड गुड है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं होता तो आप जॉब किसमें तुरंत इनकम आपकी बढ़ेगी, ये तो आप भी मान लीजिए, क्योंकि जो 10% की या 20% जो भी आपके तरफ आपके इंडस्ट्री में ग्रोथ है, उस ग्रोथ के हिसाब से ही बढ़ेगा वो, अब वो भी टाइम लेगा।
तो आप चाहो तो इसके लिए एडिशनल इनकम सोर्स ढूंढना चालू कीजिए। एक बार आपने बजट बना लिया, एक बार आपका डिटरमाइन हो गया अमाउंट कि मुझे कितना चाहिए, फॉर एग्जांपल 20 लाख चाहिए। अब बजट बनाया आपने, कटआउट में आपने समझा कि नहीं यार मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, आप 2,000 या 3,000 रुपये मंथली कर पाऊंगा, उस हिसाब से मेरा 10 लाख तक की मीट आउट हो पाएगा उस बजट के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल। तो अब 10 लाख रुपए चाहिए, उसके लिए आपको एडिशनल काम करना पड़ेगा। तो आज की डेट में आप बहुत से साइड हसल हैं या फिर पार्ट टाइम वर्क है, तो आप अपने हिसाब से और आप अपने स्किल के हिसाब से चेक कर सकते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो, कि जिससे आपका जो आने वाला खर्च है, वन टाइम एक्सपेंस या बिग एक्सपेंस, उसको मीट आउट करो। और जितना आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है उसकी अर्निंग को आप कैप्ट करते रहो एफडीज में, धीरे धीरे करेंगे चीजें हो जाएंगी। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा आपका जो करंट वर्क है, क्योंकि आपको काम तो छोड़ना है नहीं। तो जो करंट वर्क शेड्यूल है, उसकी टाइमिंग क्या है और जिस आपकी स्किल सेट क्या है, वो सब चीजें इस पे डिटरमाइन करेंगी, तभी आप चेक कर पाओगे। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि पुट और जितना भी फंड है वो डेडिकेटेड फंड एक अलग से अकाउंट बना के कीजिएगा, क्योंकि उस अकाउंट में करेंगे तो जहां भी कोई छोटा सा भी खर्चा है ना, हम इंसान हैं, हमारा नेचर क्या है कि जैसे कोई विपत्ति देखी हमने, तो हम इंस्टेंट ढूंढने लगते हैं कि कैसे उसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो आपने जो पैसे बचाए हैं ना, वो इंस्टेंट नहीं चले जाएंगे। तो आप इसको अलग सेपरेट अकाउंट बना दीजिए, एफडी में कर दीजिए कि उसका ब्रेक ही बाद में होगा, तभी आप इस चीज को मीट करेंगे। यही मैंने लिखा हुआ है कि आप डेडिकेटेड फंड बना सकते हैं और उसको सेफ लोकेशन का मतलब बैंक में रखिए, घर पे रखने को ऐड कीजिए, क्योंकि अगर जब सामने पैसा रहता है तो कुछ चीजें खर्च हो जाती हैं। तो बैंक में रखिए, सबसे सेफेस्ट तो वही है, या फिर गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज आप लेना चाहें या बॉन्ड लेना चाहें, बॉन्ड भी आपको 7 to 8% का आजकल दे रहा है रिटर्न। तो आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे देखिए। मैं प्राइवेट सिक्योरिटीज की बात नहीं करूंगा या म्यूचुअल फंड की बात इसमें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट की सिचुएशन में आप भी देख रहे हैं कि या तो उठ रहा है या तो डाउन जा रहा है। तो आपको 5 साल की रिक्वायरमेंट है, तो 5 साल में म्यूचुअल फंड नहीं देगा। म्यूचुअल फंड के लिए एक्चुअल जो टाइमिंग चाहिए वो आपका 10 साल चाहिए, 10 साल से ज्यादा चाहिए। शेयर मार्केट में भी ऐसे ही है, अगर आप 10 साल इन्वेस्ट करेंगे ना, तब आपको उसमें रिटर्न और ग्रोथ दिखेगी। तो मैं उसको इसलिए सजेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ अभी। एफडी को इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसमें, या फिर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए आप जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। तो आज के डेट में सिक्योरिटीज में भी बहुत किसान के आसपास कुछ देखिए 6.5 के ऊपर ही दे रहे हैं। तो आप चेक कर लीजिए आपके हिसाब से क्या सुटेबल रहेगा आपको, विथ उसकी टाइम लिमिट के हिसाब से, वो देख के आप कर सकते हैं। वो आपके लिए फाइनेंशियल टूल बन सकता है। और मैं एक दो चीजें और भी ऐड करूंगा। आपका जो खर्च है फॉर मैरिज, एजुकेशन के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि एजुकेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है और हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे को पढ़ाए और उनको पैर पे खड़ा करे, तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आप हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए फंड का देख रहे हैं, या फिर मैरिज का देख रहे हैं, तो आज की डेट में, पहले जो होता था, लेकिन आज की डेट में सबसे अच्छा है कि जितना इसमें आप शो ऑफ मत कीजिए, या जितना मिनिमाइज कर सकते हैं इस चीज को कीजिए। अगर उसके बाद पैसे बचते हैं, फॉर एग्जाम्पल शादी मैरिज की बात कर रहा हूँ, आप मैरिज आप 50 लाख में भी कर सकते हो, 5 लाख में भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कितना वो एक्सपेंस करना चाहते हो। लेकिन आज का सिनारियो देखते हुए और शो ऑफ को कम करते हुए, मिनिमाइज करते हुए, अगर आप 50 लाख की जगह पे 5 या 10 लाख में शादी कर देते हैं, तो बाकी का जो 40 है आप अपने बच्चों को दे दीजिए। जिनके साथ शादी हो रही है, आपका बेटा है, बेटी है, जो भी है, आप उनके नाम पे कर दीजिए, उनके नाम पे फ्लैट ले लीजिए। तो इससे वो चीजें भी, उनके भी फाइनेंशियल गोल्स मीट आउट हो जाएंगे, और आपको भी रहेगा कि हाँ मैंने अपने बच्चे के लिए किया है। अन्यथा ये शो ऑफ के चक्कर में या फिर नेबर्स, पड़ोसी, रिश्तेदारों को दिखाने के चक्कर में ना सबसे ज्यादा सिरदर्दी आती है, और बाद में यही लोग हॉस्पिटल में दिखते हैं। क्योंकि जिंदगी भर आपने कमाया, अब उसको एक दिन या 2 दिन के लिए शो ऑफ करने के लिए
आपने सारा खर्च कर दिया, इतने जितने बजट के एक्सपेंस में डिटेल बता दी कि कैसे कीजिए क्या कीजिए, इतना माथा पच्ची आपने की और बाद में ले जाके सब एक दिन में मीट आउट कर दिया, खत्म कर दिया। तो उस पर आप ध्यान दीजिए। मैं कम या ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, वो आपका विवेक है, आपकी थिंकिंग है, लेकिन जो आज की सिनेरियो में होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये हाउस कंस्ट्रक्शन है, लोग मैं बोलूंगा 50 लाख से करोड़ रुपए लगा देते हैं उसकी डेकोरेशन और फिनिशिंग में। हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, रिक्वायरमेंट है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है, अगर आप मिनिमाइज कर सकते हैं तो कीजिए। मैं इसका एग्जांपल दूंगा वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट सेकंड रिचेस्ट पर्सन है, और वो भी शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की सेविंग से। लेकिन जो उन्होंने शादी के समय 23 साल पुराना, 23 साल अब तो बहुत ज्यादा हो गया, आप समझ लीजिए 40 साल या 45 साल पुराना जो उन्होंने घर खरीदा था, उसी घर में आज भी रह रहे हैं। चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो मिनिमाइज कर रहे हैं कि जो खर्चे इस नेचर के हैं जो आपकी लाइबिलिटी बन रहे हैं, जो आपकी जेब में पैसे नहीं डाल रहे हैं, तो मत कीजिए उतना खर्च, मत लीजिए उतनी सिरदर्दी, मिनिमाइज कीजिए खर्च को। आपको अभी लगेगा कि नहीं यार ऐसे क्यों करें, लोग तो कर रहे हैं इतना, वो आप अपने लिए देखिए ना, आप अपनी हेल्थ के लिए देखिए, अपनी मानसिक शांति के लिए देखिए। आपका पैसा है, उसको ग्रो कराइए, रिटायरमेंट के लिए कीजिए। अच्छा, रिटायरमेंट से याद आया कि मैं नेक्स्ट वीडियो रिटायरमेंट और रिटायरमेंट प्लान्स पे और इन्वेस्टमेंट पे लेके आऊंगा। अगर आपके कुछ और पॉइंट्स होंगे तो आप मुझे मेल पे कर दीजिएगा, तो मैं उसको भी इंक्लूड कर लूंगा। चलिए मिलते हैं, ओके, थैंक यू। मैं अपना ईमेल आईडी लिख दे रहा हूँ आपको। ये मेरा ईमेल आईडी है, आप बताइएगा, मैं लेके आ रहा हूँ अगली बार रिटायरमेंट प्लान के ऊपर, कि कैसे आप कर सकते हो उस रिटायरमेंट प्लान, ताकि ये मेरा ये बजट वाला जो सीरीज है ना वो खत्म हो जाए, फिर मैं इनकम की तरफ आऊँ कि इनकम हम कैसे कर सकते हैं, क्या पार्ट टाइम इनकम होती है, कैसे उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्या क्या है चीजें, वो भी बताऊंगा। और साथ में ये भी ले आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि उस इनकम के साथ साथ ये इन्वेस्टमेंट पे किस नेचर की होती है, उसमें भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। बाकी टैक्सेशन पार्ट का मैं सोच रहा हूँ, अभी सरकार ने ना जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको जुलाई से बढ़ा के सितंबर कर दी है। तो मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊं कि किस किस इनकम को हम इनकम टैक्स में कैलकुलेट करते हैं और कैसे आपका आईटीआर भरा जाता है, वो उस पर मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आऊंगा ताकि उससे क्लियर हो सके चीजें। ओके, मिलते हैं, थैंक यू, नमस्कार।